बड़े 30 मार्का थे जो 10-10 राइफलें लेके चलते हैं, वो इस लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जानकारी मैं फोटो के उत्तर प्रदेश के सारे बड़े बड़े अधिकारियों को इस तरह की कोई धमकी देता है, कोई बात करता है तो हमारा नंबर है चमन पे भी है, अमन पे भी है, भोपाल पे है और सैकड़ों लोगों पे है। वो हमें सिर्फ मैसेज कर रहे हैं कि ये फला तारीख को इन लोगों ने ये हमें दिया। नमस्कार दोस्तों, खबर है इस बार जो है इटावा से। यादव परिवार में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर प्रोफेसर राम गोपाल यादव राज्यसभा सांसद अखिलेश के चाचा ने दूसरे चाचा शिवपाल यादव को खुली चुनौती दे दी है। इटावा जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जसवंत नगर में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर शिवपाल सिंह यादव की वो सीधे सीधे चुनौती दे दिया है। जसवंत नगर वो सीट जहां से कि शिवपाल यादव विधायक हैं और इस सीट पर अगर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो 2022 का मिशन है अखिलेश यादव का कि चाचा को साथ लेके लड़ा जाएगा, उस पर करारी चोट पहुंचाई है राम गोपाल यादव ने। उन्होंने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सपा और प्रसपा में आमने सामने का मुकाबला हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को कोई भी डरा धमका नहीं सकता है। रविवार को जसवंत नगर क्लब के सभागार में ब्लॉक जसवंत नगर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 2 के प्रत्याशी अमन यदुवंशी जिन्होंने कि एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में राम गोपाल यादव ने सीधे सीधे मंच से यह कह दिया कि समाजवादी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़े। इटावा के 24 प्रत्याशियों की सूची बहुत जल्द जारी होगी और इस तरह राम गोपाल यादव के इस बयान के बाद, इस संबोधन के बाद कहीं ना कहीं जसवंत नगर में सियासी भूचाल मंचना एकदम पूरी तरह से तय है, क्योंकि सर्वविदित है कि अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार में अगर लड़ाई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये दो कारण आते हैं, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव के वर्चस्व की लड़ाई। और इसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अक्षय प्रताप यादव के खिलाफ चुनावी बिगुल फूका था लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने, और शिवपाल यादव के 93,000 वोट पाने के बाद अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से फिरोजाबाद लोकसभा पर। और आज राम गोपाल यादव के सीधे सीधे इस बयान के बाद सियासी भूचाल मचना तय है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व सांसद रामदास कठेरिया, एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, असित यादव आदि मौजूद रहे। आइए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। धूप में अगर आप आधे घंटा भी काम करते रहेंगे तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जो ऑफिस में बैठते हैं, जो मॉल्स वगैरह में बैठते हैं, जो एयर कंडीशनर्स में बैठते हैं, हवा वही घूमती रहती है। और सबसे खतरनाक होता है जहाज में चलना, ट्रेन में चलना और बस में चलना। तो इनसे बचने की अब भी जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी लोगों ने शहरों में भी, गांव में तो नहीं था, पहले भी नहीं था, थोड़ा बहुत हुआ था। आप जानते हैं, लोग गुड़गांव से आए तो आपके जसवंत नगर में एक हो गया, ये जो मौत है राजा का बाग है, नहीं ये वाला, हाँ, यहाँ से शुरू हो गया। कुछ आ गए वहां से सूरत से, कुछ अहमदाबाद से, तो इटावा के से दूसरे हिस्सों में फैल गया। इसलिए सावधान रहने की बहुत जरूरत है। होली पे महाराष्ट्र से लोग फिर आएंगे बहुत, और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी बिल्कुल लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना खतरनाक ये वायरस है कि नेगेटिव हो जाओगे और घर चले जाओगे, लेकिन तब तक वो फेफड़ों पे, किडनी पे, हार्ट पे अटैक कर चुका होगा। आदमी घर होके चला जाता, और जितनी मौतें हुई वो पोस्ट कोविड मौतें हुई। इसलिए
जितना बचाव कर लो उतना ही ठीक हो। ब्याह शादियों में जाते हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। खेतों में काम करते वहां कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे बैठिए चाहे जैसे पास बैठिए, लेकिन फिर भी सावधानी रहने की जरूरत है। मैंने इस बात को इसलिए कहा, वो लोग कह सकते हैं कि सब बरसों से कोई दिखाई नहीं दिया, जब कोई आई नहीं पाया तो दिल्ली से 1 साल बाद तो सहपैया पाया, 1 साल बाद आ ही नहीं सकता। तो काफी लंबे अरसे के बाद आप लोगों से मिला हूं, और अच्छी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी भी हमारे यहाँ लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी, और ज्यादातर लोग 90, 95, 98% लोग स्कूल बिल्कुल बचे रहे। 2% लोगों को ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा, उसमें भी 99% लोग ठीक हो गए। और इटावा में थोड़ी सी संख्या इसलिए ज्यादा हो जाती थी कि जो सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका जो अस्पताल एक था जो कोरोना के लिए निश्चित किया गया था वो L3 था, मतलब जो सबसे गंभीर मरीज होंगे वो वहां आएंगे। L1 L2 और थे, यहाँ जसवंत नगर में भी एक था और वहां भी था अम्बेडकर अस्पताल, लेकिन जो सबसे गंभीर मरीजों का था वो यही था, वो इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा, 5 जिलों के गंभीर मरीज वहीं रेफर किए जाते, तो उनसे भी थोड़ा बहुत लोगों को लग जाता था और जाना मुश्किल था। और मरीजों को जो सामान्य मरीज थे उनको देख नहीं रहे थे डॉक्टर, तो पहले कोरोना टेस्ट कराइए। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई, कोरोना से कम मरे लेकिन और बीमारियों से ज्यादा इसलिए मर गए कि डॉक्टरों ने देखे ही। और एक अस्पताल में निकल आया, कहीं 10 अस्पताल सील कर दिया गया। इटावा में आपने देखा होगा एक मोहल्ला में अगर कोई निकल आया तो वो उसका घर सील कर दिया गया, मोहल्ले सील कर दिया गया। ये पूरे झमेले रहे, इस वजह से लोग बहुत कम आ पाए। लेकिन इस दौरान और गतिविधियां हुई, इस वक्त बड़े पैमाने पर आपके यहाँ आलू खुद रहे हैं, ज्यादातर लोग उसी में लगे हुए हैं। और पिछले कुछ वर्षों से यहाँ इस इलाके में 2-3 लोगों का ऐसा आतंक रहा तो उससे आम जनता बहुत परेशान रही, उनसे मुक्ति भी चाहती है। और मुक्ति के लिए ही ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आप उद्देश्य जानते हैं, अभी हम कुछ कह रहे हैं तो मीडिया वाले कहेंगे कि अभी पार्टी ने निर्णय नहीं लिया और आपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन हमारे तो उम्मीदवार आप जानते हैं कौन है। जो बहुत बड़े 30 मार्का थे जो 10-10 राइफलें लेके चलते हैं, वो इस लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जानकारी मैं फोटो के उत्तर प्रदेश के सारे बड़े अधिकारियों को, इसलिए इटावा का जिला प्रशासन भी जानता है कि वहां यहाँ कोई पत्ता नहीं हिल सकता। जो राइफलें बाहर दिखेंगी वो चुनाव की घोषणा होने के बाद सब जमा हो जाए। तो जो राइफल के साथ चलते हैं, जब उनके पास राइफल नहीं होती है तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है असहाय हो गए, फिर भी कहीं वोट मांगने भी नहीं जाए। 30 मार्का थे जो 10-10 राइफलें लेके चलते हैं, वो इस लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जानकारी मैं फोटो के उत्तर प्रदेश के सारे बड़े अधिकारियों को, इसलिए इटावा का जिला प्रशासन भी जानता है कि वहां यहाँ कोई पत्ता नहीं हिल सकता। जो राइफलें बाहर दिखेंगी वो चुनाव की घोषणा होने के बाद सब जमा हो जाए। तो जो राइफल के साथ चलते हैं, जब उनके पास राइफल नहीं होती है तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है असहाय हो गए, फिर भी कहीं वोट मांगने भी नहीं जाए। और जो बिना राइफल के चलता है तो उससे कोई डर नहीं होता, वो कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, बहुत कुछ है तो है ना। तो ये
है, तमाम चीजें आएंगी, लेकिन अब की कोई पुलिस का आदमी, कोई प्रशासन का आदमी किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं कर पाएगा। प्रधान के पर्चे कैंसिल करा दिए जाते थे, जिसको चाहो वही प्रधान बनेगा, जिसको चाहो वही बीडीसी बनेगा, कौन प्रमुख बनेगा, कौन जिला परिषद का सदस्य बनेगा, ये सब यहाँ रिटर्निंग अफसर से बाहर तय हो जाते हैं। तो ये नहीं हो सकता। प्रशासन ने पूरा आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे इटावा में, और मुझे लगता है कि निष्पक्ष ही होंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पुलिस के लोग, चाहे एडीजी हों, चाहे आईजी हों, चाहे एसएसपी हों, मुझे लगता है उनके लोग सब निष्पक्ष अधिकारी। तो निष्पक्ष अधिकारी होता है तो उसके लिए गलत काम करने वाला चाहे किसी दल का हो, वो अधिकारी किसी दल का नहीं होता। वो अपनी अंतरात्मा को दबा के कोई काम नहीं कर सकता अगर वो निष्पक्ष है। तो किसी तरह के कोई न किसी को डरने की जरूरत है और न घबराने की जरूरत है। ये है कि वोट का परसेंटेज जरूर और आम लोगों से बहुत विनम्रता से चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। तो मीठी पानी बोलिए, कुछ तो खत्म होता नहीं, कुछ खर्च होता है, कुछ खर्च नहीं होता। और चलन चल गया है, तो हमें बताया कि अमन पैर बहुत छू लेता है। लड़का तो पैर छू गया है, अब तो मैं उसे ही वोट दूंगा। और जो घमंड में रहते हैं, जो समझते हैं कि वोट ये आदमी वोट है और हमारा स्वागत करे, जा रहे खुद वोट मांगे, चाहते पब्लिक उनके स्वागत करेगा, वो नहीं होता। बाहर से कोई कहे, लेकिन अंदर से लोग उसी को पसंद करते हैं जो विनम्र हो और जिसका अतीत ठीक हो। और जिनका अतीत ही खराब रहा, मुझे तो मालूम है, रामपाल सिंह को रोज गाली देते थे और प्रधानी के चुनाव बोले के साथ मैं उनसे कह, तुम क्यों नहीं कहते, हमारी बात नहीं, मैं उनसे कह दो। तो वो माली क्या नाम थे प्रधान, तो उनसे कह दो वो न लें तो मैं निर्विरोध हो जाऊं। तो मैंने कह दिया रामपाल सिंह जी, ये हमारी बात तो टालते नहीं, उन्होंने कह दिया माली चुनाव नहीं, वरना जीत ही नहीं सकते। वो खड़े होते प्रधान ही नहीं हो सकते कभी, तो प्रधान हार भी गए। ये हमने देखा है कि इन गांव के लोग हमसे मिलते रहते हैं, लोग कुछ न कुछ काम होता है, किसी का लड़का पुलिस में ट्रांसफर है, कोई कहीं नौकरी में ट्रांसफर के लिए, किसी की एंट्री खराब हो गई उसे ठीक करा दो, कोई बीमार हो गया उसको एम्स में दिखवा दो। तो हर इलाके के लगभग हर गांव से लोग आते ही रहते हैं। कोरोना में भी मैं इस तरह के लोगों से मिलता रहा, तो जो फीडबैक है वो बिल्कुल ठीक है, बेहतर है और रोज बेहतर होता जाएगा। अभी तक तो लोग ये समझते थे मेरे खिलाफ कौन लड़ेगा, क्यों साहब? ये कह रहा हूं कि चुनाव जिसकी मदद करते हो उसकी मदद करना, उससे कुछ लेने की कोशिश मत करना। हमने तब से चुनाव देखा है, नेताजी पहली बार लड़े थे तो लोग ही चुनाव लड़ाते थे। हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल कोई न कोई कार्यकर्ता डला देता था। अब चलन हो गया दूसरा, हम तो गाड़ियां मांगते हैं। जब बताइए, हम तो साइकिल से चुनाव लड़े 67 वाला, प्रिंसिपल साहब जानते हैं, ये सब साथी थे नेताजी। साइकिल से 69 में एक कुछ दिनों के लिए जीप किराए पे ले आए, ऐसे लगते। और ईमानदारी से बताइएगा, एक गाड़ी किसी के पास है तो 10 बार पोलिंग एक दिन में कवर कर लेती, तो पूरे क्षेत्र में कितनी गाड़ी चाहिए? 5 गाड़ी पर्याप्त है, 10 गाड़ी पर्याप्त। अब लोग 200 गाड़ियां चलाते तो कहां चलेंगे? कहीं नहीं। एक गांव में गए, अपने चाय पी के लौटे आए, डीजल डलवाई, पेट्रोल डलवाई, बना
वो खाना खाए तो अलग। पहले लोग खाना खिलाते। मुझे याद है कि जब पहले चुनाव लड़ते थे तो गांव में जाते थे तो भूखे निकल गए मान लो सवेरे जल्दी, तो भूख तो लगेगी, कोई पूछता था कहीं नहीं पूछता। जिस आदमी ने, मैं बसर ब्लॉक कोई देखता था घर ही कभी कभी आया, नगला राम सुंदर नगला, तो और कोई बचा नहीं जान गए, लेकिन उधर ज्यादा देख। जिस आदमी ने हमें अपने दरवाजे पे चाय पिला दी या रोटी खिला दी, तो नेताजी जब 77 में मिनिस्टर बने, उनके लड़कों को मैंने नौकरी लगा। कोई ऐसा नहीं हो जिसने चाय पिलाई हो और उसका बच्चा नौकरी लायक हो न लगाई हो, कोई ऐसा नहीं था। अब तो सिस्टम ऐसा हो गया कि सारा चपरासी के लिए भी इंटरव्यू होने लगे, तब तो कुछ नहीं होता। उन्हीं कर्मचारी कल्याण निगम में हमारे मित्र सरकार नहीं, हमारे मित्र राजेंद्र दुबे कमिश्नर हो गए, रिटायर हो गए, हमने दिए कागज है इतने, बोले तब जाइए बना दे मैनेजर, बना मैनेजर, सीधा पॉइंट हो गया। फिर हाउस और भूमि विकास बैंक की कोई उत्तर प्रदेश की रोज आज हमारे पास में लड़के एक बार ट्रांसफर कर दो, बोले एमडी के कहता है ट्रांसफर तो कर दूं, लेकिन इसको ट्रांसफर करेंगे तो डाबा ही कराना पड़ेगा। ये स्थिति। अब सिस्टम दूसरा हो गया है, इस वजह से दिक्कत होती है, वरना कोई नहीं। लेकिन जब नेताजी एक बार चुनाव लड़े थोड़े वोट से हारे, मुझे याद है इसी मंडी समिति में चुनाव हो रहा, वो मीटिंग हुई चुनाव के बाद, तो मैंने नेताजी से कहा कि नेताजी अगर मैं जसवंत नगर क्षेत्र से होता तो आज के बाद कभी जसवंत नगर से चुनाव न लड़ता, क्योंकि जहां आदमी जो राइफल दिख रही है वो नेताजी की दी हुई, जो लोग जिस पानी पी रहे हैं नल वो नेताजी का दिया हुआ, जिन सड़कों पर चल रहे हैं वो नेताजी की दी हुई, जिस मंडी पर जहां बैठे हुए वो भी उन्हीं की दी हुई। इसके बावजूद 1100 वोट से नेताजी जीते, ये तो बहुत है। इसके बाद नेताजी तय कर लिया कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, अभी तो नहीं लड़े, आगे नहीं लड़े, तो बहुत कुछ हुआ किया है। लेकिन बाद में जो हमारे कुछ नए नेता पैदा हो गए, उन्होंने जो भले आदमी थे, चाहे वो विश्राम सिंह हो, चाहे रामपाल सिंह जी हो, सबको पीछे कर दिया और आगे लेके रायपुर इधर चलने लगे, लंबी हाँकने लगे। अब लंबी हाँकने वालों को बिल्कुल लाइन पे लगा दी। मैं आपकी तरह की कोई धमकी देता है, कोई बात करता है तो हमारा नंबर है, चमन पे भी है, अमन पे भी है, भोपाल पे है और सैकड़ों लोगों पे। वो हमें सिर्फ मैसेज कर रहे हैं कि ये फला तारीख को इन लोगों ने ये हमें दिया, अगले दिन कोई धमकी नहीं देगी। तो आपको बहुत धन्यवाद। और होतीलाल जी, अब समय ऐसा आ गया है कि एक और हॉल बना ले। क्या बढ़ गया ये? घोटा बढ़ गया होतीलाल जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होतीलाल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इनका नाती लड़ रहा है चुनाव, ध्यान रखना।